अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ रिजवान, वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। आज का हमारा रिएक्शन वीडियो होने वाला है भारत के सबसे बड़े हकीम और स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल के बारे में बात की जाएगी। दिल्ली में पैदा होने वाले हकीम अजमल खां उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत के लिए जो किया वो और कोई नहीं कर पाया। ये भारत के अकेले मुसलमान थे जिन्होंने जमीयत उलमाए हिंद से लेकर हिंदू महासभा की अध्यक्षता की। अंग्रेज ने जब भारत में यूनानी और आयुर्वेदा पर बैन लगाने की कोशिश की तो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उनके खिलाफ आवाज़ उठाई वो और कोई नहीं बल्कि हकीम अजमल खां था। इन्होंने ही आयुर्वेदा और तिब्बिया कॉलेज की स्थापना की थी। 11 फरवरी 1868 को दिल्ली में जन्मे हकीम अजमल खां ने भारत की आज़ादी में निर्णायक भूमिका निभाई थी। अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उस पर जाके देख सकते हैं और चैनल का नाम भी दे रखा है, आप उस पर जाके उनको विजिट कर सकते हैं। पूरी वीडियो ओरिजिनल चाहो तो उस पर देख सकते हो। आइए शुरू करते हैं। एक मुसलमान जिसने भारत की अस्मिता, अखंडता और आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। दिल्ली में पैदा होने वाले हकीम अजमल खान उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। ये भारत के अकेले मुसलमान थे जिन्होंने जमीयत उलमाए हिंद से लेकर हिंदू महासभा की अध्यक्षता की। अंग्रेजों ने जब भारत में यूनानी दवाओं और आयुर्वेद पर पाबंदी लगाने की कोशिश की तो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उनके खिलाफ आवाज उठाई वो कोई और नहीं हकीम अजमल खान थे। भारत के सबसे आधुनिक अस्पताल से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में उनका बड़ा योगदान रहा। इन्होंने ही आयुर्वेदा और तिब्बिया कॉलेज की स्थापना की थी। 11 फरवरी 1868 को दिल्ली में जन्मे हकीम अजमल खान ने भारत की आज़ादी में निर्णायक भूमिका निभाई। ये गांधी जी के सबसे करीबी लोगों में से थे। गांधी ने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो हकीम अजमल खान ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खिलाफत आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करने और उसका नेतृत्व करने का काम हकीम अजमल खान ने ही किया था। हकीम अजमल खान भारत के वाहिद मुसलमान थे जिन्हें देश के हर मंच पर अध्यक्षता करने के लिए बुलाया गया। ये कांग्रेस के 5वें मुस्लिम अध्यक्ष थे। हकीम अजमल खान हकीमों के खानदान से ताल्लुक रखते थे। इनका पूरा परिवार यूनानी हिकमत का माहिर था। इनके दादा मुगल बादशाह शाहजहां के शाही तबीब थे और उन्होंने उस दौर में दिल्ली में एक अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी जहां पर यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में शिक्षा दी जाती थी। हकीम अजमल खान खुद भी रामपुर के नवाब के दरबार में हकीम थे। रामपुर ही वो जगह थी जहां से हकीम अजमल खान शोहरतों की बुलंदी पर पहुंचे। कहा जाता है कि हकीम अजमल खान ने कभी गरीबों से इलाज का पैसा नहीं लिया, वो सिर्फ अमीरों से इलाज के पैसे लेते थे और गरीबों के लिए हर तरह की सुविधाएं मुफ्त थी। उनके हाथों में ऐसा जादू था कि वो बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज आसानी से कर दिया करते थे और यही वजह थी कि दुनिया उन्हें मसीहुल मुल्क के नाम से पुकारती थी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश की बीमारियों का इलाज कर दे। जिस दौर में लोगों की कमाई ही 2-4 रुपये थी, उस दौर में हकीम अजमल खान अमीरों से 1000 रुपया फीस के तौर पर लिया करते थे। कहा जाता है कि वो भारत के इतिहास के सबसे महंगे डॉक्टरों में से थे। हकीम अजमल खान ने अपनी धन दौलत और संपदा को देश के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने भारत में मेडिकल साइंस और यूनानी दवाओं को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तानी दवाखाना सहित आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज की स्थापना की। आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज की स्थापना में हकीम अजमल खान और उनके भाई हकीम अब्दुल मजीद का बड़ा योगदान रहा। आज हम भारत में जो यूनानी किताबें देखते हैं उसे लिखने और सहेजने का काम इसी कॉलेज में किया गया। हकीम अजमल खान के नेतृत्व में इतिहास में पहली बार यूनानी चिकित्सा पद्धति को अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति की तरह डेवलप किया गया। 1983 में जब इसकी स्थापना की गई तो इसका उद्घाटन दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर के हाथों किया गया। जल्द ही ये कॉलेज भारत का सबसे बेहतरीन तालीमी इदारा बन गया। हकीम अजमल खान ने इस कॉलेज को बनाने के लिए 50 एकड़ की जमीन खरीदी थी। दिल्ली में मौजूद ये जमीन आज अजमल खान पार्क के नाम से जानी जाती है। हकीम अजमल अपने समय से 100 साल आगे की सोच रखते थे। 21वीं सदी में जब आज भारत के चुनिंदा कॉलेज में सीमित संसाधन मौजूद हैं, उस वक्त हकीम अजमल खान के कॉलेज में लेबोरेटरी से लेकर फार्मास्यूटिकल रिसर्च और डेवलपमेंट टीम मौजूद थी। उन्होंने एक मेडिकल जर्नल भी प्रकाशित किया जिसमें यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं से संबंधित जानकारियां प्रकाशित की जाती थी।
हकीम अजमल खान एक हाफिज कुरान थे। उन्हें पूरा कुरान मुंह ज़बानी याद था। वो सिर्फ एक हकीम ही नहीं बल्कि उन्हें अरबी और फारसी में महारत हासिल थी। और हो भी क्यों ना, जब अल्लामा इकबाल जैसा शायर हकीम अजमल खान का दोस्त था। हकीम अजमल खान खुद भी एक शायर थे। उन्होंने बहुत सी नज़में और गज़लें लिखी। उनकी लिखी शायरी का मजमुआ दीवान शैदा के नाम से 1926 में बर्लिन से शाया हुआ। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि भारत के पहले नर्सिंग स्कूल की स्थापना हकीम अजमल खान ने ही की थी। साल 1909 में उन्होंने औरतों के लिए एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोला, जिसमें महिलाओं को यूनानी तिब्ब और मेडिकल साइंस की शिक्षा दी जाती थी। उनके इस कदम ने भारत में भूचाल मचा दिया था। हकीम अजमल खान ने यूनानी तिब्बिया कॉलेज के साथ ही एक दवाखाना की स्थापना की, जो आज हिंदुस्तानी दवाखाना दिल्ली के नाम से जाना जाता है, और इससे होने वाली पूरी कमाई तिब्बिया कॉलेज के लिए वक्फ थी। हकीम अजमल खान ने सिर्फ एक कॉलेज की स्थापना नहीं की, बल्कि वो भारत की मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से थे। ये यूनिवर्सिटी आज भी भारत के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हकीम अजमल खान जामिया मिलिया इस्लामिया के पहले वाइस चांसलर थे। इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को अपने पैसों पर चलाया और फिर भारत के लिए दान कर दिया। हकीम अजमल खान के कारण जब भारत में यूनानी दवाओं की मांग बढ़ने लगी, तो अंग्रेजी सरकार 1910 में आयुर्वेदा और यूनानी चिकित्सा पद्धति को बैन करने की योजना बनाने लगी। तो उस वक्त जिस शख्स ने सबसे ज्यादा इसका विरोध किया, उसका नाम था हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान ने इसके लिए एक आंदोलन की शुरुआत कर दी और हकीम और आयुर्वेद के ज्ञाताओं और वैद्य को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। यही वो वक्त था जब उन्होंने ऑल इंडिया आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्ब कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। विरोध इस हद तक बढ़ा कि अंग्रेजों को खुद यूनानी और आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने पड़ गए। जिन अंग्रेजों ने यूनानी चिकित्सा पद्धति को बैन करने की योजना बनाई थी, हकीम अजमल खान ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये आखिरी बार नहीं था जब अंग्रेज उनके आगे नतमस्तक हो रहे थे, बल्कि अभी उन्हें और भी जलील होना था, क्योंकि हकीम अजमल खान अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचने वाले थे जिसे तोड़ना उनके बस की बात नहीं थी, और वो था असहयोग आंदोलन। भारत की आजादी के लिए असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सबसे पहले हकीम अजमल खान ने ही पेश किया था। 1920 में कांग्रेस सेशन में उन्होंने सबसे पहले ये प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद सीआर दास ने उसे आगे बढ़ाया। हकीम अजमल खान ने कहा कि जिस दिन हम अंग्रेजों का पूरी तरह से बाइकआउट कर देंगे, उसी दिन अंग्रेजी सत्ता की नींव हिल जाएगी। और यही हुआ। भारत में जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा, तो अंग्रेजी सरकार अपने आखिरी दिन गिनने लगी। हकीम अजमल खान उन लोगों में से थे जिन्होंने न सिर्फ भारत में अंग्रेजों के लिए जमीन तंग कर दी, बल्कि विदेशी समर्थन हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाई। 1915 में जब राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल में पहली भारतीय सरकार का गठन किया गया और बरकतुल्लाह भोपाली को प्रधानमंत्री तथा उबैदुल्लाह सिंधी को गृह मंत्री बनाया गया, तो उस सरकार को जिस व्यक्ति ने तुर्की से मान्यता दिलवाई थी, उसका नाम था हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान ने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी और देश को कामयाब बनाने में लगा दी। उनकी कुर्बानियों को देखते हुए भारत सरकार ने 1987 में उनके नाम का एक डॉक टिकट भी जारी किया। दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले अजमालाइन तत्व का नाम हकीम अजमल खान के नाम पर ही रखा गया है। उनसे प्रभावित होकर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें हाजिकुल मुल्क यानी देश के सबसे काबिल डॉक्टर का खिताब दिया। हकीम अजमल खान के जन्मदिन 11 फरवरी को भारत सरकार हर साल वर्ल्ड यूनानी डे के तौर पर मनाती है। साल 1927 में हकीम अजमल खान का इंतकाल हो गया। हकीम अजमल खान अपनी मौत के वक्त सारी विरासत इस देश के नाम कर गए। भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज से लेकर सबसे बड़े मेडिकल इदारे आज इस देश के लिए उस हकीम का तोहफा हैं, जिसे दुनिया अजमल के नाम से जानती है। अफसोस की बात है कि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी इस देश की आजादी और उसका सर ऊंचा करने में लगा दी, उस देश के लोगों ने उसे ही भुला दिया। आइए हम सब मिलकर देश के इस गुमनाम सिपाही को फिर से जिंदा करते हैं। अगर आपको एक मुसलमान होने के नाते गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों ये थी हकीम अजमल खान साहब की कहानी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
फिर मिलते हैं एक वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।